हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ शाह उमर की परी। शाह उमर की परी भाग 32। पिछले भाग में आप लोगों ने पढ़ा कि जिस काल कोठरी में उमेर और उसका परिवार सजा के लिए जाता है, वहाँ उसे अपने दादा शाह कोनेन मिलते हैं, जो न जाने कितने सालों से इस कैद में है। जब वो अपनी कहानी सबको बताते हैं तब हमें पता चलता है कि परी की दादी ही वो इंसान है जिसके से उमेर के दादा मोहब्बत करते थे। आखिर इस पूरे परिवार को कब रिहाई मिलेगी? और वहीं दूसरी ओर शहर धनबाद में परी जहां एक तरफ अपने माँ बाप के लिए हर ऐशो आराम का इंतज़ार करने में लगी होती है, इस बात से बेखबर कि उमेर को सजा हो चुकी है, दूसरी ओर ये आशिफ ऐसा कौन सा अमल कर रहा होता है जिससे वो परी को हासिल कर सकता है। जानने के लिए आगे सुनिए शाह उमर की परी। दूसरी दुनिया, जाफरान कबीला। अब्बा, क्या हम ऐसे ही रहेंगे? ना यहाँ हमारी ताकतें काम करती है और ना ही पेट भर खाना मिलता है। कपड़े भी मैले हो चुके हैं, मुझे घर जाना है, नफीसा उदास होकर कहती है। उदास मत हो मेरी बच्ची, सब्र रख, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाएगा। वैसे तुम लोग अपने दादा से आगे कहानी क्यों नहीं सुनते? जाओ सुन लो, दिल लगा रहेगा, शाहजाद नफीसा को समझाते हुए कहते हैं। हाँ दादा अब्बू, आपने तो उस दिन के बाद से हमें कोई कहानी सुनाई ही नहीं। हम भी भूख और प्यास की शिद्दत में दोबारा पूछना ही भूल गए। उमेर ने कहा, मेरे बच्चों, सजा ऐसी होती है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तुम सबको। मैंने तो अब इससे ही अपना घर मान लिया है। यहाँ मैं नूरेन को सुकून से याद कर सकता हूँ। ना कोई शहंशाह है रोकने वाला, ना ही कोई आलिम, शाह कोनेन ने कहा। उमेर अंधेरी कोठरी के चारों तरफ निकलने वाला रास्ता तैयार करने लगता है। जब कुछ नहीं मिलता तो गुस्से में अपने बाल नोचता हुआ अपनी बहनों के पास आकर बैठ जाता है। मिल गया आपको बाहर जाने का रास्ता? अमायरा ने पूछा। मुझे परी की याद आ रही है, न जाने वो किस हाल में होगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो आईने के पास आकर मुझे आवाज़ें दे रही है। वो रो रही है, उमेर ने बेचैन होते हुए कहा। शांत हो जा मेरे बच्चे, ये इश्क ऐसा ही होता है, आशिक को बेचैन करके रख देता है। चलो अब मैं सुनाता हूँ अपनी कहानी। हाँ, तो मैं कहाँ था? शाह कोनेन ने कहा। दादा अब्बू, आप नूरेन से शादी के बाद मिलने गए थे, अमायरा ने कहा। हाँ याद आया। तो उस रोज नूरेन ने मुझे बताया कि कोनेन, तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत बीमार रहने लगी थी। अब्बा ने डॉक्टर से बहुत इलाज करवाया मगर मेरी हालत में कोई सुधार नहीं था। हर वक्त बुखार रहता था मुझे। कोई सुधार ना देखकर एक रोज उन्होंने मुझे एक अलीम को दिखाया। उन्होंने मुझे देखा तो अब्बा को बताया कि मेरे ऊपर कोई जिन आशिक है, जो अभी इस वक्त तो मौजूद नहीं है, मगर जितनी जल्दी हो आप अपनी बेटी की शादी कर दें, वरना वो इसे भी अपनी दुनिया में ले जाएगा। फिर क्या, अब्बा ने तुरंत ही मेरी शादी कर दी। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई और अब तो मेरे 3 बेटे भी हैं। बस यही है मेरी कहानी, मगर हाँ, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाई। चलो अब तुम बताओ, कहाँ चले गए थे बिना बताए, कुछ कहे बिना, मिले बिना? नूरेन ने रोते हुए पूछा। नूरेन, मेरी दुनिया के शहंशाह को किसी ने खबर दे दी थी कि मैं किसी इंसान से मोहब्बत करने लगा हूँ। बस फिर उन्होंने मुझे वहाँ बुलाकर मेरी पहले तो सारी ताकतें छीन ली, फिर मुझे धमकी दी कि अगर मैं अपने काबिले में शादी नहीं करूँगा तो वे मेरा कत्ल करवा देंगे। इसी डर से मैंने शादी कर ली और हाँ, मेरा भी एक बेटा है, शाह कोनेन ने कहा। तो अब कोनेन क्या करेंगे हम? हमारी मोहब्बत तो अधूरी रह गई, नूरेन ने कहा। करना क्या है नूर, जैसे आज छुप कर आया हूँ तुमसे मिलने, वैसे हमेशा आया करूँगा, मगर इस बार कोई और तरकीब लगाऊंगा, शाह कोनेन ने कहा। मेरे बच्चों, सालों बाद जब हम दोनों ने एक दूसरे को कुर्बत हासिल हुई तो हमने जी भरकर एक दूसरे का हाथ थामे बातें की। बहुत सारा सुकून समेटे मैं घर वापस आ गया। तो फिर आप कब गए नूरेन से मिलने? नफीसा ने पूछा। इंसानी दुनिया में हम जिन कई तरीके से जा सकते हैं। वैसे मेरे बच्चों, तुम्हें बता दूं, हमारी दुनिया और इंसानों की दुनिया दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर है, इतनी कि तुम सोच भी नहीं सकते। कई तिलिस्मी रास्ते हैं दोनों दुनिया को जोड़ने के लिए। अगर मैं उन रास्तों से होकर नूरेन से मिलने जाता तो शहंशाह को कोई ना कोई खबर तो दे ही देता। इसलिए मैंने खुद का तिलिस्मी रास्ता तैयार किया, और वो रास्ता था वो आईना, वही आईना जो अब तुम्हारे पास है, शाह कोनेन ने उमेर की तरफ देखते हुए कहा।
आपने वो रास्ता कैसे बनाया जो दो दुनिया को जोड़ दे? उमेर ने पूछा। उमेर मेरे बच्चे, इस जहां में कुछ भी मुश्किल नहीं। अगर तुम सच्चे दिल से ठान लो, मैंने दोनों दुनिया की धातु और लकड़ियों को मिलाकर दो आईने बनाए, एक नूरेन के लिए और दूसरा अपने लिए, बिल्कुल एक जैसे दिखने में। जो हमारी दुनिया के शीशे से बना हुआ था आईना था, उसे नूरेन को दे दिया और उसकी दुनिया का अपने पास रखा। फिर अक्सर मैं और नूरेन अपनी अपनी दुनिया में रहकर एक दूसरे से बातें किया करते थे। वो मेरे सामने बैठकर अपने बाल संवारती, हमेशा नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार रहती, मानो उसकी नई नई शादी हुई हो। नूरेन के बच्चे और उसका शौहर उसे थोड़ा पागल समझने लगे थे, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था किसी की बातों से। उसे आम बेहद पसंद थे और बहुत शौक से खाती थी, तो मैं उसे साल भर अपनी दुनिया के आम खिलाता था। वक्त और साल गुजरता गया, हमारे बच्चे भी बड़े होने लगे और हम दोनों के बाल सफ़ेद पड़ने लगे, मगर हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जो जज्बात थे वो हमेशा जवान रहे, न जाने क्यों। मगर कभी भी हम एक दूसरे से बातें करके थकते नहीं थे। फिर एक रोज़ ऐसा आया जब हम दोनों के ही हमसफ़र, तुम्हारी दादी और नरेन के पति, दोनों की ही मौत हो चुकी थी। उसके बाद मैं अक्सर उस आईने से उसकी दुनिया में जाया करता था, उसके साथ रहा करता था। एक रोज़ मुझसे नूरेन ने कहा, कोनेन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं अपनी बाकी की बची हुई ज़िंदगी तुम्हारे साथ, तुम्हारी शरीके हयात बनकर गुजारना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तो यही चाहता हूँ, मगर उससे पहले मैं अपने बच्चे जैद से उसकी इजाज़त लेना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि वो मान जाएगा और फिर तुम्हारा हमारी दुनिया में रहना आसान होगा। मैंने कहा तो मान गई। फिर मैं एक रोज़ मौका देकर नूरेन को आईने से अपनी दुनिया में लाकर तुम्हारी माँ और अब्बा से मिलवाया। वैसे तुम्हारी माँ तो नूरेन से कई बार मिल चुकी थी, मगर जैद ने पहली बार ये सब देखा और सुना तो काफ़ी नाराज़ हुआ, मगर इस कमबख्त को मानना पड़ा। अगर ये नहीं मानता तो इसकी खैर नहीं थी। शाह कोनेन ने शाह जैद की तरफ देखकर घूरते हुए कहा, जिस उम्र में इन्हें इबादत पर ध्यान देना चाहिए, इस उम्र में उन्होंने शादी करने की सज़ा तो मिलनी ही थी। वैसे तुम्हारी माँ से मैंने भी मोहब्बत वाली शादी की थी, इसलिए मैं इनके जज्बात को समझ सकता था, इसलिए मैं इनका साथ देने के लिए राज़ी हो गया, आपसे डर कर नहीं। शाह जैद ने कहा, वाह अब्बा, आपकी और अम्मी की शादी पसंद की थी। नफीसा ने कहा, तो क्या फिर दादा और नूरेन का निकाह हो गया था? अमायरा ने पूछा। हाँ, मेरी शादी तुम्हारी अम्मी से पसंद की ही हुई थी, मगर कहते हैं ना कि खुशियाँ ज़्यादा दिन नसीब नहीं होती, तो वो तुम्हारे जन्म होने के साथ इस दुनिया में मुझे और तुम तीनों को अकेला छोड़कर चली गई। उसे कोई बीमारी थी जिसका इल्म मुझे नहीं था, शाह जैद नम आंखों से कहते हैं। तीनों पहली बार अपने अब्बा को इस तरह बात करते हुए सुन रहे होते हैं। सुनो बच्चों, नूरेन और मेरी शादी भी अधूरी ही रही। जिस रोज़ शादी थी, हमने निकाह पढ़ाने के लिए कारी जिन को एतमाद में लिया, मगर उस कमबख्त ने हमें धोखा दे दिया। उसने सारी बातें शहनशाह को बता दी। शाह कोनेन कहते हुए थोड़ा रुक जाते हैं। फिर क्या हुआ दादा अब्बू? नफीसा हैरान होते हुए कहती है। फिर यह है कि हम दोनों को ही शहनशाह के दरबार में मुलाजमों की तरह पेश किया गया। मुझे 100 कौड़े मारे गए नूरेन के सामने और हमें तह खाने में कैद कर दिया गया। नूरेन के घर वाले उसे तलाश करने लगे, मगर जब वो नहीं मिली तो सबने सोचा कि वो पागल हो गई होगी, इसलिए कहीं चली गई। मगर नूरेन के बेटों में से एक बेटा, जिसका नाम हसन था, उसने एक आलिम की मदद से यह पता कर लिया था कि उसकी माँ जिनों की दुनिया में कैद है। फिर उसने हम उस पहुंचे हुए अलीम की मदद से नूरेन को शहनशाह की कैद से रिहा करवा लिया। तब से आलिम और शहनशाह के बीच काफ़ी दुश्मनी बढ़ गई और मेरी नूरेन एक बार फिर मुझसे बिछड़ गई, वो भी ऐसे कि फिर कभी ना मिली। एक आखिरी दीदार भी नसीब नहीं हुआ मुझे उसका। फिर 2 साल बाद उसकी मौत की खबर मुझे मिली, तुम्हारे बाप से। इतना बदनसीब था मैं जो उसे पा न सका। बस मोहब्बत ही थी उससे दिलो जान से, मैंने वादा साथ देने का निभा न सका। एक जैसी ख्वाहिश लिए जी रहे थे दोनों, उसने मौत को गले लगा लिया मेरी खातिर। मैं जीते जी खुद को मार न सका। वो रुस्कत हो गया मुझसे मिलने की आरज़ू दिल में लिए। आखिरी वक्त था उसका और मैं जा न सका।
वो तो समझता होगा मजबूरी मेरी, मैं मजबूर था जो उसके जनाजे को कंधा न दे सका। हम एक दूसरे की जान हुआ करते थे, मैं अपनी जान को पा न सका। मोहब्बत अपनी अजियत बन गई, मैं अपने महबूब को अपनी ज़िंदगी में ला न सका। शाह कौनैन कहते हुए फूट फूट कर रोने लगे। वहाँ पर बैठा ऐसा कोई भी नहीं होता जो उस वक्त मोहब्बत और जुदाई के एहसास को समझ ना सके। सभी अपने अपने महबूब से जुदा होते हैं, इसलिए सभी शाह कौनैन के साथ गमगीन हो जाते हैं। मरियम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे अब्बा को समझाऊं। 1 हफ्ता हो गया मगर मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मैं उन सबको इस तरह सजा काटते नहीं देख सकता। अभी अभी तो मेरे और अमायरा के बीच एक रिश्ता बन रहा था। शहजादे इरफान परेशान होते हुए कहते हैं। हाँ इरफान भाई, अजीब है इस दुनिया के कानून भी। न जाने कालकोठरी में क्या हाल होगा उनका। मुझे खुद भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। दोस्त हैं वो सब मेरे। हमें एक बार फिर अब्बा से बात करनी चाहिए। क्या पता अब वो बात को समझे और मान जाए। नहीं, अब्बा से बात करने से पहले मैं एक बार उन सबको जाकर देख आता हूँ, न जाने किस हाल में होंगे। शहजादे ने कहा। इरफान भाई, मैं भी आपके साथ चलूंगी उन सब से मिलने। ठीक है, तुम भी चलना, मगर रात में जाएंगे जब अब्बा सो जाएंगे, शहजादे इरफान ने कहा। शहर धनबाद में परी का ऑनलाइन काम काफी तेजी से कामयाबी के साथ चल रहा होता है। उसकी स्थिति इतनी अच्छी हो जाती है कि वो अपना नया घर भी ले सकती है, मगर उससे पहले उसे ये पता करना था कि आखिर 1 हफ्ते से उमेर और उसकी फैमिली कहाँ है। आईना भी आम आईनों की तरह हो चुका था, कोई हरकत नहीं थी। कभी ऐसा नहीं हुआ इतने महीनों में उमेर उससे मिलने ना आया हो। कभी ख्वाब तो कभी हकीकत में जरूर आता था। इन्हीं ख्यालों में टहलती हुई परी हॉल रूम में आती है तो सामने सोफे पर बैठा उसे आशिफ दिखता है। वह उसके पास आकर बैठ जाती है। परी, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग खुद का शॉप खोल लें। माशाल्लाह अब हमारा ऑनलाइन काम भी अच्छा चल रहा है। आप क्या कहते हो अंकल? आशिफ ने चाय की चुस्कियां लेते हुए कहा। सही ख्याल है आशिफ बेटा, मुझे भी यही लगता है, हसन जी ने टीवी पर चैनल बदलते हुए कहा। मगर अभी मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है। आशिफ, अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम कर सकते हो, मुझसे उम्मीद मत रखना, परी उखड़े हुए मन से कहती है। ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, आशिफ ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा आशिफ, एक बात पूछनी है तुमसे। हाँ परी, पूछो ना, मैं तो चाहता हूं कि तुम कुछ ना कुछ पूछती रहो मुझसे, आशिफ खुश होते हुए कहता है। उस रोज जब मैं तुम्हारे घर मिठाई और तुम्हारी पहली पेमेंट लेकर गई थी, तुम लोबान वगैरह जलाकर क्या पढ़ रहे थे? परी ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहा। परी बेटा, तुम्हें नहीं पता क्या? हसन जी ने कहा। क्या पापा? परी ने कहा। यही कि आशिफ एक आलिम खानदान से है और वो खुद भी अमल सीख रहा है। इसके दादा परदादा सबने जिनों को अपना गुलाम बना रखा था, हसन जी ने कहा। क्या जिनों को गुलाम बना रखा था? आप लोगों ने कभी बताया नहीं, परी ने अनजान बनकर कहा। अंकल, ये सब परी को बताने की क्या जरूरत है, वो ऐसे ही मुझसे चिढ़ती है, वो और कटी कटी रहेगी, आशिफ ने मजाकिया अंदाज में कहा। अरे नहीं बेटा, मेरी बेटी ऐसी नहीं है कि वो बिना वजह चिढ़े। उसे तुम अपने खानदान की हिस्ट्री क्यों नहीं बताते हो, हसन जी ने आशिफ से कहा। तुम दोस्त हो मेरे, मैं तुमसे क्यों कटी कटी रहूंगी, बल्कि ये तो अच्छी बात है कि मुझे पता चल गया, अब तुमसे काम ले सकती हूँ मैं अगर कभी जरूरत पड़ी। और हाँ, मुझे तुमसे हिस्ट्री जाननी है अभी, परी ने कहा। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी हर मुमकिन कोशिश करूंगा, एक बार भरोसा करके तो देखो। और हिस्ट्री क्या, ज्योग्राफी, फिजिक्स, बायोलॉजी सब बताऊंगा, आशिफ ने परी को मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए कहा। ज्यादा कुछ नहीं, बस हिस्ट्री बता दो, बाकी सब्जेक्ट्स में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, परी ने हंसकर कहा। ठीक है फिर चलो, छत पर बहुत धूप है, बाहर धूप सेकते हुए बातें करते हैं, आशिफ ने कहा। ठीक है तुम चलो, मैं आती हूँ, परी ने कहा तो आशिफ उठकर चला गया। परी के दिमाग में हजारों सवाल एक साथ आने लगे। क्या मैं आशिफ की मदद लूं उमेर के बारे में पता करने में? नहीं परी, अगर उसे पता चला कि मैं किसी जिन से इश्क करती हूँ तो कहीं वो उमेर को भी अपना गुलाम ना बना ले। नहीं परी, ऐसा नहीं करना,
परी सोचते हुए छत पर जाती है जहां पहले से आसिफ उसका इंतजार कर रहा होता है। तो दोस्तों ये था शाह और मेहर की परी भाग 32। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखें और सुनते रहें शाह और मेहर की परी।